नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। यूपी में चुनावी दंगल परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी, सपा और कांग्रेस प्रचार में पूरी तरह से जुट गई है। जहां सत्ताधारी बीजेपी नए नए लोकार्पण और शिलान्यास कर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां मुद्दों को उठाकर बीजेपी पर जमकर हमले कर रही हैं। आज भी रैलियों का दिन रहेगा। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में मां शाकुंभा देवी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने जा रहे हैं और चुनावी रैली भी वहां पर वो करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली करने जा रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ललितपुर में रैली कर हमले बोलेंगे। देखिए, मोदी जी दिल्ली में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। तो अब चुनाव नजदीक है, तो अब तमाम पार्टियां जो हैं वो जोरदार तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और एक दूसरे पर जमकर हमले भी जारी हैं और कहीं ना कहीं अब भीड़ का आकलन भी चुनावी रणनीतिकार जो है वो करने लगे हैं कि किसकी चुनावी सभा में कितनी भीड़ उमड़ रही है। और अखिलेश यादव की जो रैलियां हो रही है उसमें जिस तरह की भीड़ आ रही है वो कहीं ना कहीं सुर्खियां जरूर बटोर रही है। तो यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार देगी, ये संकेत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके दे दिए है। मौर्य ने ट्वीट कर बीजेपी के नए नारे का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा कि अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की बारी है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से अब कहीं ना कहीं ये जाहिर हो गया है कि बीजेपी एक बार फिर से अयोध्या, मथुरा, काशी के एजेंडे के सहारे चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। तो विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। यूपी के बुंदेलखंड में जहां सभी सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने कब्जा किया था, बीजेपी के इसी गढ़ में समाजवादी पार्टी का रथ निकालकर अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद किया। ये रथ यात्रा 3 दिनों में बुंदेलखंड के 4 जिलों से गुजरने वाली है। बुंदेलखंड में विधानसभा की 19 और लोकसभा की 4 सीटें हैं और ये सारी सीटें बीजेपी के पास है। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश यहां पर सेंध लगाने की है। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपी, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? करेगा बैठ के। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में सहयोगी दल है और वहीं पर शरद पवार से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने तगड़ा सियासी विस्फोट किया। लेकिन जैसे ही बुंदेलखंड में अखिलेश का रथ निकला तो उसके पीछे एक हुजूम उमड़ा। बीजेपी के गढ़ में यह सफर 3 दिन चलेगा। बुंदेलखंड में अखिलेश ने महंगाई, बेरोजगारी, खाद की किल्लत, पानी का मसला, छुट्टा जानवरों की दिक्कतों पे सरकार पे हमला बोला। अखिलेश ने सरकार बनने पे मुफ्त सिंचाई कराने और 1500 रुपए महीना समाजवादी पेंशन देने का वादा किया। तो चाहे हमें सरकारी बजट से ज्यादा मदद करनी पड़े, चाहे हमें समाजवादी पेंशन से अच्छी कोई योजना चलानी पड़े, अपनी माताओं बहनों को, उन परिवारों को सम्मान देने के लिए पहले 500 रुपए देते थे, इस बार अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो उन परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बुंदेलखंड यूपी और एमपी दोनों राज्यों में आता है। बुंदेलखंड के यूपी वाले हिस्से पर बीजेपी का कब्जा है। बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। इनकी सारी 19 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। चित्रकूट में 3 सीटें हैं, तीनों बीजेपी के पास। बांदा में 3 सीटें हैं, तीनों बीजेपी के पास। झांसी में 4 सीटें हैं, चारों बीजेपी के पास। जालौन में 3 सीटें हैं, तीनों बीजेपी के पास। हमीरपुर में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के पास। महोबा में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के पास। ललितपुर में भी 2 सीटें हैं और दोनों बीजेपी के पास। यहां लोकसभा की 4 सीटें हैं, सभी 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि जनता से सारी सीटें पाकर भी बीजेपी सरकार ने बुंदेलखंड की हालत सुधारने को कुछ नहीं किया।
बुंदेलखंड में पूरी भाजपा है, विधायक सब उनके हैं, लोकसभा भी उनके सभी सांसद हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों, इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? बुंदेलखंड विकास के इंडिकेटर में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ गुर्बत ऐसी है कि एक आम आदमी की औसत आमदनी करीब 51 रुपए रोजाना है। यहाँ 68% आबादी पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की है। अखिलेश यहाँ योगी सरकार या योग्य सरकार का नारा दे रहे हैं। और अभी तो सुनने में आया है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते, और अगर स्मार्टफोन और लैपटॉप चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अभी तक सरकार ने दे दी होती यार। इसलिए कहना चाहते हैं आपसे कि आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? बुंदेलखंड में अखिलेश यादव की लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ वो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन उनकी रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ से पार्टी को उम्मीद है कि यहाँ बदलाव होगा। महोबा और बांदा में सलाउद्दीन और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसको लेकर सभी लोग बेहद परेशान हैं और अब उस नए वेरिएंट ने अमेरिका और यूएई में भी दस्तक दे दी है। दोनों देशों में एक ओमिक्रॉन के केस मिले हैं और इसके साथ ही ऐसे देशों की संख्या अब बढ़ गई है जहां कोरोना के नए वेरिएंट के केस मिले हैं। WHO की ओर से ये बताया गया है कि कम से कम 23 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक लग रहा है। लेकिन क्या ये डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक है या नहीं, इसको लेकर अभी अध्ययन जारी है और तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त अभी लगेगा। इसके खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद पहले दिन एट रिस्क देशों से आए हुए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं भारत में। इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। कल 11 एट रिस्क देशों से भारत आए 476 यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया और इस कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों को लंबा इंतजार भी करना पड़ा है। तो ओमिक्रॉन को देखते हुए 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का जो फैसला था उसे फिलहाल भारत ने टाल दिया है। विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जो हैं वो अब लागू भी हो गई हैं और इन गाइडलाइंस के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। टेस्ट ने एयरपोर्ट से निकलने का इंतजार लंबा कर दिया है। रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा है तो 75 साल की गुरमीत कौर इटली से आ रही अपनी नतनी ऋतु के इंतजार में जमीन पर ही लेट गईं। चंडीगढ़ से आया परिवार 5 घंटों से इंतजार में बैठा है। 4 साल बाद अपनी साल भर की बिटिया के साथ इनकी नतनी घर आ रही है। इटली से आप कब आई यहाँ पे एयरपोर्ट पे? हम यहाँ 8 बजे के बैठे हैं सुबह में। हाँ जी। और रात से ही आ गए थे? नहीं, रात से तो घर से चले थे चंडीगढ़ से, तो 8 बजे के एयरपोर्ट पे पहुँचे हम। और इंतजार कर रही हैं अभी? वेट कर रहे हैं हम। रविंद्र सिंह पत्नी और महीने भर की बच्ची के साथ यूक्रेन से आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। बच्ची छोटी है और इंतजार न करना पड़े इसलिए करीब 4000 रुपए देकर टेस्ट करवाया, पर रिपोर्ट आने और निकलने में 2 घंटे लग गए। फ्लाइट का फेयर भी पहले के मुकाबले दुगुना देना पड़ा। RT-PCR टेस्ट हुआ। 2 ऑप्शंस हैं। एक 6 घंटे लगते हैं जो 1700 रुपए का है, और एक 4000 लगते हैं जिसमें 1 घंटा लगता है। तो हमारा क्योंकि छोटे बेबी था इसीलिए हमने महंगे वाला टेस्ट ऑप्ट करके 1 घंटे में कोशिश की, लेकिन 2 घंटे लग गए। जब हम गए थे तो 400 का प्राइस था, अभी $800 हो गया, तो दुगना हो गया है। टिकट की कीमत बढ़ने का रोना कुलदीप सिंह का भी है। मेरी अपनी टिकट चेक कर लो, वो 440 पाउंड की है, वाइफ की 900 पाउंड के तकरीबन। डबल एक दिन में डबल हो गया। और टिकट आपने कितने दिन पहले करवाई थी? 5-6 दिन पहले कराई है बस। आज 23 तारीख को, आज 30 को फ्लाइट, 23 को कराई है। जोखिम की श्रेणी के देशों से आने वाले लोगों को अपने ही पैसे से एयरपोर्ट पर टेस्ट करवाना होगा। जोखिम वाले देशों में यूके समेत तमाम यूरोपियन देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन,
मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चूक चिंता बढ़ा सकती है, लिहाजा नए वेरिएंट के खतरे और अंदेशे के बीच यहाँ निगरानी भी है, सख्ती और सजगता भी। नई दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में हमारे साथ खास मेहमान हैं सौम्या स्वामीनाथन, प्रमुख वैज्ञानिक हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ज्वाइन करने के लिए, समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से चिंता तो हो रही है, कितना बड़ा खतरा इसे माना जाए? नमस्कार। और मैं दर्शकों को पहले ये बताना चाहूंगी कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पता लगाए कुछ ही दिन हुए हैं, 4-5 दिन हुए हैं। और सबसे पहले तो हम साउथ अफ्रीका के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको पता लगाया और सारे विश्व को बताया, उसके लिए हम सब आभारी हैं। अब 4-5 दिनों में इस वेरिएंट के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं मिली है। अभी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर ऐसे कई आंकड़े हैं जिसके बारे में हम और जानना चाहेंगे, क्योंकि वेरिएंट्स और ये वायरस का बदलना ये तो एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है। हमें मालूम है कि ये कोविड-19 जो SARS-CoV-2 वायरस है उसके कई अभी तक वेरिएंट हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें ज्यादा कोई ना सरप्राइज की बात है, आश्चर्यता की बात है, ना ज्यादा डरने की बात है, क्योंकि हमें अभी सावधान रहना है परंतु पैनिक नहीं करना है। तो अभी हम ये पता लगाने में कुछ 10-15 दिन और लगेंगे। पहली बात तो ये है कि क्या डेल्टा से ज्यादा अच्छी तरह फैलता है या क्या ट्रांसमिसिबिलिटी में एफिशिएंसी ज्यादा है इसकी, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा वेरिएंट जो है जिसने भारत में सेकेंड वेव में जिसकी वजह से इतना बड़ा सेकेंड वेव हुआ था और बाकी देशों में भी, वो अभी विश्व में 99% वायरसेस डेल्टा की हैं। तो अभी हमें ध्यान डेल्टा पर ही देना है। अभी पता नया वेरिएंट का भी पता लगा है। जी डॉक्टर स्वामी, दूसरी बात हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जब ये बीमारी होती है, किसी को इन्फेक्शन होता है, क्या वो बाकी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है? अभी तक नहीं लगता है कि ज्यादा खतरनाक है, पर अभी तो बिल्कुल शुरू में है। अभी तक कम से कम 200-300 केस ही उनके बारे में ही पता है, तो अभी और हमें वेट करना पड़ेगा। और तीसरा बहुत जरूरी प्रश्न ये होगा कि क्या ये वेरिएंट जो आजकल हम लोग टीका यूज कर रहे हैं, वैक्सीन यूज कर रहे हैं, कई तरह के वैक्सीन दुनिया में अभी उपयोग में हैं, क्या वो वैक्सीन इस वेरिएंट के सामने भी काम करती हैं कि नहीं? तो तीनों प्रश्न के ऊपर काफी काम जोर से चल रहा है। WHO इसको कोऑर्डिनेट कर रही है ग्लोबल लेवल पर, और जैसे जैसे हमें और इसके बारे में जानकारी मिलेगी वैसे वैसे हम लोगों को बताते रहेंगे। आपने सही कहा कि हमें संयम बरतने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। जानकारी धीरे धीरे आएगी। ये शुरुआती जो जानकारी, भले ही कुछ कम केसेस आए, कहा गया कि जो इसके लक्षण है, वहीं दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर्स ने कहा है कि इसके जो लक्षण है वो हल्के हैं, डेल्टा से काफी अलग है, थकावट ज्यादा होती है। उस लिहाज से मैम अब तक क्या आंकलन है आपका? मैं दोबारा यही कहूंगी कि जो शुरू में जो पेशेंट देखे गए हैं दक्षिण अफ्रीका में, उसके आधारित पे हमें पूरी तरह से अभी नहीं कह सकते हैं कि पूरी जानकारी है, क्योंकि शुरू में जो केसेस वहां पे मिले हैं वो ज्यादातर जवान लोगों में हैं। एक यूनिवर्सिटी में क्लस्टर हुआ था, 2-3 जगह में जो क्लस्टर हुए थे वो ज्यादातर जवान पेशेंट थे। तो हमें पता है कि जो यंगर एज ग्रुप है, जवान होते हैं, उनमें जो है माइल्डर इलनेस होती है, थकावट, बुखार, सिर दर्द वगैरह। तो अभी तक बाकी देशों में भी कई जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें अभी तक कोई सीरियसली बीमार नहीं हुआ है। पर जैसे मैंने कहा कि अभी इसके जो आंकड़े हैं बहुत कम हैं, तो इसको लेके हम अभी ये नहीं कह सकते ये कि कम खतरनाक है ये डेल्टा से। तो अभी यही मान के चलें कि जो हमें अभी कोविड की बीमारी के बारे में पता है वो ज्यादा अभी तक नहीं बदली है। कुछ लोग इसमें कम बीमार होते हैं, कुछ लोग ज्यादा बीमार भी हो सकते हैं।
तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ये पूरी जानकारी आने तक। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और जानकारी के लिए। तो इस समय फिर ऐसे में क्या टेस्टिंग बढ़ाना ये जरूरी हो जाएगा? क्या आप सुझाव देंगी प्रशासन को? ये एक्चुअली बहुत जरूरी प्रश्न आपने किया कि टेस्टिंग जो है उसका क्या महत्व है। तो टेस्टिंग के कई महत्व हैं। पहली बात तो ये है कि टेस्टिंग करने से ही एक देश को या एक राज्य को पता लगता है कि वहां पे एक्चुअली क्या सिचुएशन है, कोरोना का कितना फैला है, किस जगहों में फैला है, कहाँ पे क्लस्टर्स हो रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है और टेस्टिंग को हमें एक हाई लेवल पर रखना चाहिए। और WHO ने कहा है कि कम से कम 1000 में एक लोग का टेस्ट एक डेली बेसिस पर हो। मतलब ये बेंचमार्क है कि एक अगर 1000 लोग रहते हैं एक जगह में तो उसमें कम से कम एक टेस्ट रोज का हो। तो ये एक बेंचमार्क है। दूसरी बात ये है कि एक उसमें से जितने पॉजिटिव निकलते हैं उनके एक सैंपल को जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, जिसे होल जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, जिससे ही पता लगाया था कि ये वेरिएंट ओमाइक्रॉन है, पहले के वेरिएंट्स हैं। तो ये भारत में एक कंसोर्शियम है इंसाकॉग, 25-30 लैब्स हैं देश भर में जो सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो काफी अच्छा सिस्टम बना हुआ है। तो उसमें सिर्फ ये अभी ध्यान देना पड़ेगा कि सैंपल अगर ज्यादा सीक्वेंस कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें एक्चुअली एक रोशनी डालती है इसके ऊपर कि देश में हो क्या रहा है। और दूसरा कि कुछ स्ट्रेटेजिक सैंपलिंग, जैसे कहीं पे एक क्लस्टर हो गया किसी कॉलेज में या किसी मॉल में, उस क्लस्टर को इन्वेस्टिगेट करके वहां सीक्वेंसिंग करें तो उससे भी पता लगता है कि कोई नई चीज तो नहीं हो रही है यहाँ पर। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल जो नई दवाइयां निकली हैं ओमाइक्रॉन के लिए, आपको पता है कि ओरल मतलब मुंह से लेने वाली दवाइयां 2 कंपनियों की बन रही हैं। उसमें भारत में भी कई कंपनियां बनाएंगी उस दवाइयों को। ये दवाइयां जो है तब काम करेंगी जब जल्दी से जल्दी इनको दें। जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ, पहले 3 से 4 दिन के अंदर उनको अगर डायग्नोज किया जाए और उनके रिस्क फैक्टर्स अगर हों, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हैं, ऐसे व्यक्तियों को अगर ये दवाई दे तो ये सिवियरिटी बढ़ने से बचाएगा। पर उसके लिए डायग्नोस्टिक्स की बहुत जरूरत। अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो ये दवाइयां नहीं दे पाएंगे उन लोगों को जो एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो इस वजह से मेरे ख्याल के सब राज्य डायग्नोस्टिक्स के ऊपर ध्यान दें और लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर ऐसे सिम्टम्स हैं जो कोरोना हो सकते हैं तो जाके टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि एक तो जानकारी प्राप्त होनी चाहिए सरकार को और दूसरी बात यह है कि ट्रीटमेंट भी तब सही तरीके से होगा जब पहले डायग्नोसिस ठीक तरह से हो। जी डॉक्टर सौम्या, कहा जा रहा है कि जो ये वेरिएंट है RT-PCR टेस्ट में पकड़ में आ रहा है, तो उस लिहाज से क्या हम लोग सक्षम हैं या कितने सैंपल्स, क्योंकि इसके बारे में फिर मैं जल्दबाजी आप कहेंगी कह रही हैं कि कहा ये भी गया कि बहुत जल्दी से फैलता है ये वाला वेरिएंट है, तो इसमें ऐसे में क्या, क्योंकि जो केंद्र और राज्य सरकारें अपने हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की बात बार बार कह रही हैं, अगर ये RT-PCR में पकड़ा भी जा रहा है और ये तेजी से फैलता है तो फिर क्या अलर्ट मोड पे हमें और क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसे कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहली बात आपने करी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और जो PCR यूज करते हैं, तो ये अच्छी बात है कि जो स्टैंडर्ड PCR उपयोग किया जा रहा है उससे ये इन्फेक्शन को पकड़ सकते हैं, तो अच्छी बात है। अब PCR जब टेस्ट करते हैं तो उसमें 2-3 एंटीजन यूजुअली देखते हैं, वायरस की एंटीजन्स। उसमें एक पर्टिकुलर जीन है S जीन, और अगर उस PCR टेस्ट में वो S जीन को ढूंढा जा रहा है तो उसके रिजल्ट से पता लग सकता है कि क्या ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। उसको S जीन टारगेट फेलियर कहते हैं। तो वैज्ञानिक वो टेस्ट रिपोर्ट को देखने से पता कर सकते हैं, या लैब्स में जो टेक्नीशियंस देख रहे हैं उससे ये पता लग सकता है कि ये हो सकता है कि ओमाइक्रॉन हो। तो अभी तक जो टेस्ट यूज हो रही हैं, रैपिड टेस्ट और PCR, वो काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि क्या क्या कदम उठाने हैं। ये टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए और दूसरा जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ाना चाहिए।
और उसका जो डेटा है वो रेगुलरली देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली आजकल देख रहे हैं तो हर 2 घंटे में कोई देश बता रहा है कि हमारे देश के अंदर भी ओमाइक्रॉन पाया गया है। और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां 2 हफ्ते पहले के सैंपल उठा के टेस्ट किए गए तो उसमें भी ओमाइक्रॉन पाया गया। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने तो 24 तारीख को बताया हमें, बट ये लगता है कि 11-12 नवंबर के आसपास भी जो टेस्ट किए थे नेदरलैंड्स में वो पॉजिटिव निकले ओमाइक्रॉन के लिए, तो कुछ दिनों से फैल रहा है। तो इसीलिए WHO कहती है ये ट्रैवल बैन्स वगैरह जो हैं ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस हमसे आगे निकल चुका है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात है कि वायरस हमसे आगे निकल गया। मैम, ये साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, लेकिन क्या इसका ओरिजिन कहां से हुआ या कौन कौन से देशों में हो, इस बारे में क्या कुछ इंडिकेशंस मिले? आपने नेदरलैंड्स की बात भी की, जिक्र किया। जी, तो ये बहुत सही बात है कि ये साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ढूंढा गया और बताया गया, क्योंकि वो बड़े अलर्ट थे और उन्होंने देखा कि ये क्लस्टर्स हो रहे हैं, तो उन्होंने जाके वहां जीनोमिक सीक्वेंसिंग करी और डॉक्टर्स के वहां के भी बड़े अलर्ट थे कि कुछ अजीब सा हो रहा है, क्योंकि उनके केसेस बहुत कम चल रहे थे और एकदम से उन्होंने देखा कि ये क्लस्टर कहां से आया, तो उसी तरह से उन्होंने पता लगाया। अब ये नहीं हम कह सकते कि साउथ अफ्रीका में ही ये वेरिएंट शुरू से पैदा हुआ, ये कहीं भी हो सकता था और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सब जगह उससे फैल सकता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जहां भी ये वायरस फैल रहा हो, एक से दूसरे को स्प्रेड हो रहा हो, तब उन जगहों में नए नए वेरिएंट्स निकल सकते हैं, म्यूटेशन निकल सकते हैं। तो इसलिए WHO कह रही है कि हर देश को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन कैसे बढ़ाया जाए, और स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स में 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके बाकी डिजीजेस हैं जिससे रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं, वो जरूर 2 डोज वैक्सीन के लगाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है इससे बचने का। बिल्कुल मैम, मैं बूस्टर डोज से पूछूंगी, लेकिन अभी हाल में हमने देखा बैंगलोर में एक हॉस्टल में पहले 66 केसेस आए, फिर 182 हो गए, फिर ज्यादा हो गए। तो वैसे तो हमारे देश में नहीं है ओमिक्रॉन अब तक जो कहा जा रहा है, जांच हो रही है। आपको क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? क्या यहां तक पहुंच गया हमारे देश तक ये वेरिएंट? नहीं, जब तक वो टेस्ट से नहीं पाया जाएगा तब तक तो हम नहीं कह सकते हैं कि पहुंच गया है, बट चांसेस तो हैं पहुंच गया होगा, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं हम 33 देश बता रहे हैं कि वहां पे वो पहुंच गया है। तो जैसे जैसे देश ढूंढेंगे वैसे वैसे केस मिल सकते हैं। बट अगेन ये हमने पहले के भी वेरिएंट्स देखे हैं, तो आपने क्लस्टर की बात की, तो इसलिए अभी दोबारा हम लोगों को ये भी कहना चाहेंगे कि सावधानी की जरूरत है। ये समय नहीं है कि हम लोग ढील दे दें, ये ढीला हो जाए। अभी सावधानी की जरूरत है। मास्क को ठीक तरह से पहने। सबसे अच्छा मेथड वही है प्रिवेंशन का कि अगर हर आदमी ठीक और औरत मास्क ठीक तरह से पहने, मतलब ये नाक के ऊपर और ठोड़ के नीचे होना चाहिए, पूरी तरह से कवर होना चाहिए, और एक दूसरे से हो सके तो दूरी रखें, बाहर मिलें, अंदर भीड़ ना करें। अब शादियों के सीजन आ रहे हैं, तो ये मतलब हमें एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि शादी जरूर मनाएं, परंतु ज्यादा भीड़ मतलब ना करें, क्योंकि अपने लिए भी सुरक्षा की बात है और आपके मेहमानों के लिए भी। बिल्कुल, बहुत जरूरी और अहम बातें आपने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। वाकई में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इस पर अभी शुरुआती ही जानकारी मिली है। सचेत हमें रहना है, सतर्क हमें रहना है, और फिलहाल जिस तरह से डॉक्टर स्वामीनाथन का यही कहना है कि हमें बिल्कुल अपना ध्यान इस समय बना के रखना है, मास्क पहन के रखना है, और अगर ये वेरिएंट जो है इसके एहतियात पे जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से, उनका पालन करना है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार भी कई सख्त कदम उठा रही है। बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह सख्ती साफ देखने को मिल रही है। यहां विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग एट रिस्क यानी हाई रिस्क वाले देशों से आ रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर ही रिपोर्ट आने तक रुकना पड़ रहा है। बायोकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने एक
तस्वीर ट्वीट कर शेयर की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए काफी भीड़ उस तस्वीर में नजर आई थी और इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की भी अनदेखी बताई गई। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। निहाल किदवई जो कि एयरपोर्ट पर ही मौजूद है बेंगलुरु में, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। निहाल, किस तरह का माहौल इस वक्त वहां पर है? आप वहां मौजूद हैं, क्या वहां किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ दिख रही है? कितना वक्त लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है जो एट रिस्क वाले देशों से यात्री सफर करके लौटे हैं? देखिए, जो यहाँ पर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हमने बात की। उनका ये कहना है कि पहले दिन जो किरण मजुमदार शाह का जो ट्वीट है वो पहले दिन का है। उस वक्त तैयारी चल रही थी, पूरी तैयारी नहीं थी और इसलिए ऐसे हालात शायद पैदा हो गए थे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अब हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं और यहाँ पर किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हम इस एरिया से अंदर नहीं जा सकते, इसलिए अंदर क्या हो रहा है वो अभी यहाँ से जो कुछ दिख रहा है उसके मुताबिक सब कुछ ठीक है। कुछ पैसेंजर्स जो अब से थोड़ी देर पहले बाहर आए थे उनसे हमने बात की। जो लोग हमसे मिले वो उन देशों से आए थे जो एट रिस्क कंट्री के नहीं हैं। उनका ये कहना है कि जो अथॉरिटीज़ थे जब वो यहाँ पर उतरे जैसे मलेशिया से, तो उन्होंने उनके कागज़ चेक किया कि उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी या नहीं लगी थी और साथ ही नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट उनके पास थी, तो उन्होंने उन दोनों को बाहर वापस जाने दे दिया। उनका कोई भी स्वैब टेस्ट नहीं हुआ। जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने हमें ये बताया कि लंदन से एक फ़्लाइट आई जिसमें तकरीबन 125 के आसपास लोग थे, उनका स्वैब टेस्ट लिया गया है। तो हालांकि सरकार ने कह दिया है कि जो लोग भी विदेश जाएंगे सबका टेस्ट, सबका आरटीपीसीआर टेस्ट यहाँ पर होगा। लेकिन अभी हमें ऐसा लग रहा है, जैसा कि पैसेंजर्स ने हमें बताया, कि सिर्फ उन देशों से आए हुए पैसेंजर्स का स्वैब टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है, स्वैब लिया जा रहा है, जो कि एट रिस्क कंट्रीज से आए। निहाल, यहाँ पर आप बता रहे हैं सभी का टेस्ट नहीं हो रहा है, जो एट रिस्क वाली कंट्रीज से आ रहे हैं उनका हो रहा है। ये टेस्ट जो हो रहा है वो क्या आरटीपीसीआर टेस्ट ही हो रहा है और जो टेस्ट हो रहा है उसमें कितना वक्त लग रहा है रिपोर्ट आने में? देखिए, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक दो तरह के टेस्ट हो रहे हैं। एक है रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट और दूसरा है नॉर्मल आरटीपीसीआर टेस्ट। जो नॉर्मल आरटीपीसीआर टेस्ट है उसके लिए 800 रुपये देने होते हैं और 4 से 6 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन जो रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट है उसमें 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है और उसके लिए 3000 रुपये देने होते हैं, जो जानकारी हमें मिली है। हालांकि ये जो रेट्स हैं उसमें कई बार बदलाव इस स्लैब में आते रहते हैं। जी निहाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हम वक्त वक्त पर आपके पास लौटते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट की है। यहाँ पर जो यात्री एट रिस्क वाले देशों से आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है और जो बाकी देशों से विदेश से यहाँ पर लौट रहे हैं उनके भी टेस्ट हुए हैं। लेकिन सभी का टेस्ट हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। निहाल किदवई हमारे सहयोगी बता रहे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद पहले दिन एट रिस्क देशों से आए हुए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इन सभी के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। कल 11 एट रिस्क देशों से भारत आए 3476 यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। इस कारण कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को यहां पर काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने पर फैसला अभी फिलहाल टाल दिया गया है। पहले यह तय था कि 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। इन नई गाइडलाइंस के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट। टेस्ट ने एयरपोर्ट से निकलने का इंतजार लंबा कर दिया है। रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा है तो 75 साल की गुरमीत कौर इटली से आ रही अपनी नतनी ऋतु के इंतजार में जमीन पर ही लेट गईं। चंडीगढ़ से आया परिवार 5 घंटों से इंतजार में बैठा है। 4 साल बाद अपनी साल भर की बिटिया के साथ इनकी नतनी घर आ रही है। इटली से आप कब आई यहाँ पे एयरपोर्ट पे? हम यहाँ 8 बजे के बैठे सुबह में। हाँ जी। और रात से ही आ गए थे? नहीं, रात से तो घर से चले थे चंडीगढ़ से, तो 8 बजे के एयरपोर्ट पे पहुँचे हम। और इंतजार कर रही हैं अभी? वेट कर रहे हैं हम। रविंद्र सिंह पत्नी और महीने भर की बच्ची के साथ यूक्रेन से आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। बच्ची छोटी है और इंतजार न करना पड़े इसलिए करीब 4000 रुपये देकर टेस्ट करवाया, पर रिपोर्ट आने और निकलने में 2 घंटे लग गए। फ्लाइट का फेयर भी
पहले के मुकाबले दुगुना देना पड़ा। RT-PCR टेस्ट हुआ, दो ऑप्शंस हैं। एक 6 घंटे लगते हैं जो 1700 रुपए का है, और एक 4000 लगते हैं जिसमें 1 घंटा लगता है। तो हमारा क्योंकि छोटे बेबी था इसीलिए हमने महंगे वाला टेस्ट ऑप्ट करके 1 घंटे में कोशिश की, लेकिन 2 घंटे लग गए। जब हम गए थे तो 400 का प्राइस था, अभी $800 हो गया, तो दुगना हो गया है। टिकट की कीमत बढ़ने का रोना कुलदीप सिंह का भी है। मेरी अपनी टिकट चेक कर लो, वो 450 440 पाउंड की यही है, वाइफ की 900 पाउंड के तकरीबन डबल। एक दिन में डबल हो गया। और टिकट आपने कितने दिन पहले करवाई थी? 5-6 दिन पहले कराई है बस। आज 23 तारीख को, आज 30 को फ्लाइट, 23 को कराई है। जोखिम की श्रेणी के देशों से आने वाले लोगों को अपने ही पैसे से एयरपोर्ट पर टेस्ट करवाना होगा। जोखिम वाले देशों में यूके समेत तमाम यूरोपियन देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चूक चिंता बढ़ा सकती है, लिहाजा नए वेरिएंट के खतरे और अंदेशे के बीच यहाँ निगरानी भी है, सख्ती और सजगता भी। नई दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। पंजाब के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पिछले कुछ समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते पंजाब का दौरा कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल पंजाब के पठानकोट में होंगे, जहां वो तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ एक बड़ी चुनावी घोषणा भी करेंगे। देखते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। मैं एक बार फिर पंजाब में हूं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हर हफ्ते ही अरविंद केजरीवाल का पंजाब में दौरा हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे पंजाब के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गतिविधियां बढ़ रही हैं। और पिछले हफ्ते तो ऐसा हुआ कि एक हफ्ते में 2 बार अरविंद केजरीवाल का पंजाब में दौरा हो गया। तो अब आज जो है 1 दिन का पंजाब दौरा है अरविंद केजरीवाल का पंजाब के पठानकोट में। सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो ये है कि एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी पठानकोट के अंदर, और उसी दौरान जो है आम आदमी पार्टी की जो चौथी गारंटी है पंजाब चुनाव के लिए, या जो केजरीवाल की चौथी गारंटी है पंजाब के लिए कि अगर पंजाब में जीते तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी, उसकी घोषणा जो है आम आदमी पार्टी करेगी, अरविंद केजरीवाल करेंगे। और अहम बात यह है कि इस घोषणा के दौरान, आज की इस घोषणा के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे। तो अभी तक जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए अपनी चुनावी घोषणाएं की हैं, या केजरीवाल की जो गारंटी हैं वो घोषित हुई हैं, वो ये है कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती, सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो 300 यूनिट बिजली हर घर को मुफ्त दी जाएगी। दूसरा गारंटी जो है वो ये है कि अगर आम आदमी पार्टी जीती तो सबको मुफ्त इलाज मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, और 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात जो है वो की गई है। तीसरी जो गारंटी है वो ये है कि पंजाब की हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए हर महीने जो है ट्रांसफर किए जाएंगे अगर सत्ता में आए तो। और अब जो है चौथी गारंटी की घोषणा, या चौथा बड़ा वादा जो है पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का क्या होगा, इसकी घोषणा आज की जाएगी। जिस तरह से मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के साथ आज मौजूद रहने की बात है, तो उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो आज की घोषणा होगी वो शिक्षा को लेकर की जा सकती है। पठानकोट से अपने कैमरा सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार देगी, इस तरह के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक ट्वीट किया है। मौर्य ने इस ट्वीट में बीजेपी के नए नारे का ऐलान किया है। मौर्य ने लिखा है कि अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की बारी है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी एक बार फिर
अयोध्या, मथुरा, काशी के एजेंडे के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश करेगी। ये वो ट्वीट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य ने किया है, जिसमें अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण, ये वो ट्वीट किया है, जिससे कहीं ना कहीं इस तरह के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से कोशिश आने वाले वक्त में ध्रुवीकरण की देखने को मिल सकती है। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि इस तरह के ट्वीट्स ये दर्शाते हैं कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हार स्वीकार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं वो गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी में भरना है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीबों को लूट रही है, अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। जिस समय उन्हें काम, अपने योजनाएं और जो उन्होंने जनता के लिए काम किए बताना चाहिए था, वो बताया नहीं। ये चुनाव में क्योंकि जनता इन्हें हराने का मन बना चुकी है, अब रथ यात्रा निकालें या कोई नया मंत्र चलाएं, वो चलने वाला नहीं है। ये हार स्वीकार कर लिए हैं, जो लोग हार स्वीकार कर चुके हैं वही ऐसा बयान दे सकते हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बात कही है। बहरहाल यूपी में चुनावी दंगल परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस प्रचार में पूरी तरह से जुट गई है। जहां सत्ताधारी पार्टी की तरफ से हम देख रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वहां पर आए दिन लोकार्पण, शिलान्यास कर वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटी है। वहीं विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों को उठाकर बीजेपी पर जमकर हमले कर रही है। आज भी रैलियों का दिन होगा। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे सहारनपुर में, जहां वो मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे और चुनावी रैली करेंगे। जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुरादाबाद में होंगी, प्रतिज्ञा रैली करेंगी। और दूसरी तरफ होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो ललितपुर में रैली करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सड़क पर अचानक से एक बड़ी चट्टान टूटकर गिर पड़ी। इससे सड़क को भारी यहां पर नुकसान पहुंचा, जिसकी मरम्मत में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। पत्थर गिरने से तिरुमला जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर की रिपोर्ट। बुधवार सुबह तिरुपति से तिरुमला जा रही राज्य परिवहन निगम की बस में बैठे यात्री तब बाल बाल बचे जब अब घाट रोड पर पहाड़ से अचानक चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी। इन भारी चट्टानों से सड़क टूट गई और उसकी रेलिंग नीचे खाई में जा गिरी। सड़क को ठीक करने में 3 दिन तक लग सकते हैं। इस बीच श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वो अपनी यात्रा फिलहाल टाल दें। जिन्होंने पहले से बुकिंग कराई हुई है, उन्हें अगले 6 महीने में कभी भी मुफ्त में दर्शन कराने का वादा किया गया है। तिरुपति तिरुमला देवस्थान का कहना है कि तिरुमला और तिरुपति में पिछले 30 साल की सबसे ज्यादा बारिश इसी साल हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा श्रद्धालु तिरुपति में ही आते हैं। ऐसे भारी बारिश से होने वाली घटनाओं से श्रद्धालुओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए अब दिल्ली IIT के विशेषज्ञों से राय मांगी गई है। तिरुपति से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के इंटर कॉलेज में एक तेंदुआ घुस गया। हम बात कर रहे हैं छर्रा इलाके के चौधरी निहाल सिंह इंटर कॉलेज की, जहां कल एक तेंदुआ घुसने के बाद उससे काफी हड़कंप यहां मच गया। तेंदुए के हमले में एक छात्र यहां पर घायल भी हो गया। तुरंत ही इसकी सूचना प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पहुंचकर स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद इस तेंदुए को कैद कर लिया। अब इस तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और अब वक्त हो चला है आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना और बताना है पूरा दिन चैनल पर किन खबरों को विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है, हाई रिस्क वाले देशों से आए 6 यात्री संक्रमित मिले हैं। 23 देशों तक फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये दूसरी खबर। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी का मंदिर कार्ड मथुरा के लिए एक नारा केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने दे दिया है। चौथी खबर ममता बनर्जी की तरफ से, जहां पर कौन सा यूपीए, कहां का यूपीए, ये कल एक बयान आया। पांचवी और आखिरी खबर, दिल्ली बॉर्डर छोड़ने पर बढ़ गए हैं किसान।